विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर रहे थे। उसमें उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे हम। 725 एनो डोमिनी से लेकर 1206 एनो डोमिनी के बीच में, यानी अर्ली मीडिएवल डायनेस्टीज ऑफ द नॉर्थ इंडिया। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो कामरूप का वर्मन वंश है। कामरूप का वर्मन वंश 350 ईस्वी से 650 ईस्वी, 350 ईस्वी से कामरूप बोलते हैं असोम को। किसको? असोम वाला जो क्षेत्र है उसका पुराना नाम क्या है? कामरूप, असोम, है ना। कामाख्या देवी का मंदिर सुना होगा आपने, गुवाहाटी में। तो कामरूप के वर्मन वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यवर्मन था, जो कि समुद्रगुप्त का समकालीन था। समुद्रगुप्त का समकालीन कामरूप का वर्मन वंशी शासक कौन था? पुष्यवर्मन। यही संस्थापक भी था वर्मन वंश का। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी। राजधानी कहां थी? प्राग ज्योतिषपुर थी। ये ब्राह्मण था। वर्मन वंश जो है वो ब्राह्मण उत्पत्ति का वंश, मतलब इसका जो उत्पत्ति वर्ण है वो ब्राह्मण है। ये वर्मन वंश वाले जो थे, ये पहले कामरूप के वर्मन वंश वाले गुप्तों के सामंत थे। इनके गुप्तों के सामंत थे। बाद में जो गुप्तों से वर्मन वंश के किस शासक ने अपनी स्वाधीनता घोषित की, तो वो भूतिवर्मन था, 6ठी शताब्दी के आसपास। यानी भूतिवर्मन ने गुप्तों से अपनी स्वाधीनता घोषित कर दिया, ने स्वतंत्र शासक बन बैठा है। पहले सामंत थे गुप्तों के, अब क्या हो गया? भूतिवर्मन ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया 6ठी शताब्दी में। इसी वंश में एक स्थित वर्मन था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध यज्ञ किए। एक क्वेश्चन बनता है, कामरूप का वर्मन वंश का जो हर्षवर्धन के समकालीन राजा था वो कौन था? तो भास्कर वर्मन था। कौन? ये तो पढ़े हैं हम लोग पहले भी कि हर्षवर्धन का, भाई दोनों के दुश्मन कौन थे? हर्षवर्धन का भी और भास्कर वर्मन दोनों का दुश्मन कौन था? शशांक था, गौड़ नरेश शशांक। इसलिए इन दोनों में मित्रता हो गई, हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन में। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समकालीन वर्मन वंश का शासक कौन हो गया? भास्कर वर्मन, जो कि इस वंश का महानतम शासक भी था। भास्कर वर्मन क्या था? इस वंश में जो प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन हुए? तो पुष्यवर्मन संस्थापक था, महेंद्र वर्मन हुआ उसके बाद भूतिवर्मन हुआ, स्थित वर्मन हुआ, सुस्थित वर्मन हुआ, सुप्रतिष्ठित वर्मन, और बाद में भास्कर वर्मन। इतना समझ में आ गया? वर्मन वंश जो कि 350 से 650 एनो डोमिनी के बीच में रहा, लगभग 300 सालों तक इन्होंने शासन किया कामरूप पर। तो कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? वर्मन वंश है। और अगर मैं पूछूं उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? कार्तिकेयपुर राजवंश है। कौन सा? कार्तिकेयपुर राजवंश है। क्यों है कार्तिकेयपुर राजवंश? क्योंकि इसके अभिलेख मिले हैं उत्तराखंड में। कहां कहां से मिले हैं? तो बागेश्वर से मिले हैं, पांडुकेश्वर से मिले हैं, कंडारा से मिले हैं, बैजनाथ से मिले हैं और चंपावत से मिले हैं ना। इसलिए उसको पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है उत्तराखंड में। मैंने कहा 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक, उत्तराखंड पर राज करने वाली, शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? जब पूछेगा राजनीतिक शक्ति तब हम आंसर देते हैं कुणिंद। लेकिन जब पूछता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तब हम आंसर देते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। ऐसे ही मैंने कहा कामरूप पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक प्रभुसत्ता जो थी वो कौन थी? आंसर वर्मन वंश। कौन था भाई? वर्मन वंश। ठीक है, इस वंश की स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी, जो समुद्रगुप्त का समकालीन था, कंटेम्पररी किंग ऑफ समुद्रगुप्त। इसने प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे, यानी सामंत थे। क्या थे? इस वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के सामंत या अधीनस्थ थे। ईसा की 6ठी शताब्दी में भूतिवर्मन, अब ये इसका नाम याद रखना आपने, भूतिवर्मन के शासनकाल में वर्मन वंश की राजनीतिक प्रभुसत्ता का विकास हुआ। इसने पुंड्रवर्धन के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता घोषित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। निधनपुर ताम्रपत्र से विदित होता है। निधनपुर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो निधनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से विदित होता है कि उसने समस्त कामरूप पर अधिकार कर लिया था। इस पर समस्त कामरूप पर अधिकार कर लिया था। नालंदा मुद्रा लेख में वर्मन वंश का शासक स्थित वर्मन को 2 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का श्रेय प्रदान किया गया है। मैंने कहा एंशिएंट में जितने भी राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए उन सबकी लिस्ट आपने क्या करनी है? बनानी है।
पताका पर्ची पर लिखकर चिपका देना अपनी किताब में कि भाई इन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 18 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे, तो मयूर शर्मन ने किए थे। कदम्ब राजा मयूर शर्मन, जिनकी राजधानी कहां थी, बनवासी थी, ये बताया था। ठीक है, आगे। तो नालंदा मुद्रा लेख में वर्मन वंश के शासक स्थित वर्मन को 2 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का श्रेय प्रदान किया गया है। उसके उत्तराधिकारी तथा पुत्र सुस्थित वर्मन, जिसे कि मृगांक की संज्ञा दी गई है, हर्ष चरित्र में महाराजा धीराज कहा गया है उसे। बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में किस वर्मन वंश के शासक को महाराजा धीराज और मृगांक कहा गया है? आंसर सुस्थित वर्मन को। किंतु सुस्थित वर्मन को उत्तर गुप्त वंशी शासक महासेन गुप्त द्वारा पराजित किया गया था। उत्तर गुप्त वंशी शासक महासेन गुप्त द्वारा पराजित किया गया था। इतना समझ में आ गया। उसके बाद सुप्रतिष्ठित वर्मन, ये सुस्थित वर्मन का बड़ा पुत्र था और उत्तराधिकारी था। दूबी ताम्रपत्र के अभिलेख के अनुसार इसके राज्य पर गौड़ नरेश शशांक ने आक्रमण करके इसको परास्त कर दिया था। बाद में शशांक ने अधीनस्थ बनाकर सुप्रतिष्ठित वर्मन को उसका राज्य वापस कर दिया था, उसका राज्य वापस कर दिया था। अगला भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन सबसे इंपॉर्टेंट है इस वंश में। यह सुस्थित वर्मन का छोटा पुत्र और सुप्रतिष्ठित वर्मन का छोटा भाई था। इसमें सैनिक तथा प्रशासनिक योग्यता और कूटनीतिक गूढ़ता विद्यमान थी। कामरूप का राजा बनने के बाद इसने गौड़ नरेश के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हर्षवर्धन से मैत्री संबंध स्थापित किए। हर्ष चरित्र के अनुसार जिस समय हर्ष शशांक के विरुद्ध अभियान पर जा रहा था, भास्कर वर्मन का दूत हंसबेग, हंसबेग से भी क्वेश्चन बना है कि जब हर्षवर्धन गौड़ नरेश शशांक के विरुद्ध सैन्य अभियान करने जा रहा था तो उसी समय उसको कौन मिला, किसका ये भास्कर वर्मन का कौन सा राजदूत मिला? आंसर हंसबेग। कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंसबेग मिला, जो कि बहुमूल्य उपहार के साथ मैत्री का प्रस्ताव लेकर आया था। हर्ष ने उसको शहर से स्वीकार किया, हर्षवर्धन ने। इस प्रकार भास्कर वर्मन हर्ष का मित्र और सहायक बन गया। चीनी यात्री वेनसांग उसके राज्य में गया था तथा भास्कर वर्मन हर्ष के कन्नौज और प्रयाग के धार्मिक समारोह में शामिल हुआ था। मैंने कहा था आपको कि हर्षवर्धन ने पहली जो महामोक्ष परिषद थी वो कहां पर बुलाई थी? कन्नौज में। उसके बाद उसने कहा था प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहां पर होगी? प्रयाग में होगी। प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते थे पहले, है ना। तो ये जाता था कि भास्कर वर्मन जीवन काल तक वह उसका मित्र और सहायक बना रहा। कौन? भास्कर वर्मन। इतना समझ में आ गया। जो शक्तिशाली शासक होते हैं उनके साथ मित्रता करना ही क्या होता है? क्या होता है? अगर कोई शक्तिशाली शासक है, अगर वो अन्य देशीय नहीं है, अगर वो शत्रु देशीय नहीं है, तो उसके साथ मित्रता करना ज्यादा बेटर होता है, ये इतिहास बताता है, बजाय कि उससे शत्रुता करने के। तो भास्कर वर्मन ने क्या किया? हर्षवर्धन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे और लास्ट तक मित्र और सहायक बना रहा। हर्ष की मृत्यु से जो अव्यवस्था फैली उसका लाभ उठाते हुए वर्मन नरेश ने अपना राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया। उसने कर्ण सुवर्ण को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया तथा पूर्वी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन बैठा। गांगुली के अनुसार उसने संपूर्ण गौड़ देश पर अधिकार कर लिया। हर्ष की मृत्यु के बाद जो चीनी तिब्बती आक्रमण हुए उसमें भास्कर वर्मन ने 30,000 बैल तथा घोड़े, सैनिकों के लिए रसद, धनुष तथा भारत का मानचित्र दिया और अपनी रक्षा की। इस प्रकार वह एक दूरदर्शी सम्राट था। वह अपने वंश का महानतम शासक था और उसके समय में वर्मन राज्य के अंतर्गत समस्त कामरूप तथा बंगाल का एक बड़ा भाग सम्मिलित था। समस्त कामरूप और बंगाल का एक बड़ा भाग सम्मिलित था। भास्कर वर्मन ने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होते हुए भी बौद्धों का भी सम्मान करता था। उसने लाओ त्से के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए वेनसांग को प्रेरित किया। लाओ त्से के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए वेनसांग को प्रेरित किया। भास्कर वर्मन अपने वंश का अंतिम महान राजा था। उसके बाद कामरूप का इतिहास पुनः अंधकार के गर्त में विलीन हो गया। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। पाल मतलब बंगाल के पाल, बंगाल के पाल। इतना समझ में आ गया। अब हमने कामरूप पढ़ लिया, उससे पहले हमने कश्मीर पढ़ा था। तो उत्तर भारत के जो पूर्व मध्यकालीन राजवंश है ना, मध्यकाल आने से पहले के जो राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं।
अगला राजवंश अब जो है वो पंजाब का शाही वंश है। कौन है? पंजाब का शाही वंश। तो कनिष्क का वंशज वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम राजा था। यहां से क्वेश्चन बना है कि कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था, तो आंसर वासुदेव, जिसके विषय में मतलब कम ही ज्ञात है हम लोगों को। अगर मैं बोलूं कि ज्यादा इतिहास पता है तो नहीं पता है, ठीक है। यूची, जो यूची जाति थी वो भारत में अपना राज्य खो चुकी थी, यानी यूची जाति के लोग भारत में अपना राज्य खो चुके थे, फिर भी वे अफगानिस्तान में शाही उपाधि धारण करके राज्य करते रहे। अफगानिस्तान में शाही उपाधि धारण करके राज्य करते रहे। फारस में ससानी वंश के सम्राटों ने उन पर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया तथा हूणों के आए दिन आक्रमणों से उनकी शक्ति छीन पड़ गई। फिर भी शाही वंश जो कि हिंदू हो गया था अफगानिस्तान पर आधिपत्य जमाए रहा। इसका मतलब ये मान के चलो, इतिहास हमें बताता कि अफगानिस्तान में भी हिंदू लोग थे। क्या थे? जो कि क्या उपाधि धारण करते थे? शाही। ठीक है। अच्छा, अभी भी होते हैं शाही, कास्ट होती है शाही, ये पता है? होती है। हाँ, तो समझ लीजिए वो कास्ट क्यों चली आ रही है। देवपुत्र शाही, शाहनुशाही, वो बाद में क्या हो गए, नेपाल में भी होते हैं शाही, ये पता है ना। अगला जयपाल, 964 से लेकर 1001 ईस्वी। 964 से लेकर 1001 ईस्वी। देखो मैंने आपको कहा नहीं कि जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जिनके कभी लाल किले थे, भाई मुगल सम्राट थे, आज उसी परिवार की एक जो महिला है वो चाय की दुकान चलाती है, ये पता है? बहादुर शाह जफर की जो वंशज है वो दिल्ली में ही एक झोपड़े में रहती है और चाय की दुकान चलाती है। तो ये सब ताजो तख्त, ये जितने भी ये सब होते हैं, सब एक दिन क्या हो जाते हैं, छिन्न हो जाते, मतलब छिन जाते हैं। उसके बाद शासन कोई और ही कर रहा होता है। तो बहुत ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए। अगर वर्तमान में भी कोई शासक है तो उसे भी दम्भ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, सब कुछ अस्थायी है इस धरती पर। क्या है? अगला जयपाल, क्या जयपाल 964 से लेके 1001 ईस्वी। 7वीं शताब्दी में पश्चिम में उठती हुई मुस्लिम शक्ति के कारण शाहियों के सामने एक नवीन संकट उठ खड़ा हुआ। इस शक्ति ने 807 ईस्वी में काबुल पर अधिकार जमा दिया तथा शाहियों को वहां से निकालकर पंजाब में बसने के लिए विवश किया। परंतु इसके पश्चात भी अफगानिस्तान के मुसलमान पंजाब में बार बार आक्रमण करते रहे और अंत में सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना और उसने भारत की ओर कई अभियान किए। भारत की ओर कई अभियान किए। एक जागरूक शासक की भांति जयपाल ने तुर्की खतरे का अनुमान लगाते हुए 986 से 987 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण किया, किंतु अकस्मात भीषण तूफान और हिमपात के कारण पराजित हुआ और अपमानजनक संधि करनी पड़ी। कालांतर में संधि तोड़ने का आरोप लगाकर 989 ईस्वी में जयपाल पर सुबुक्तगीन ने आक्रमण कर दिया। किसने? सुबुक्तगीन। तारीख सुबुक्तगीनी पढ़ेंगे, एक किताब है तारीख सुबुक्तगीनी, ठीक है। तो सुबुक्तगीन ने आक्रमण कर दिया। जयपाल ने दिल्ली, अजमेर, कन्नौज तथा कालिंजर के शासकों का एक संघ बनाया तथा सामूहिक शक्ति लेकर वह गजनी की ओर बढ़ा, परंतु वह परास्त हो गया। विवश होकर उसे अपने राज्य के पश्चिमी जिले मुसलमानों को देने पड़े। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी ने पुनः 1001 में जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे बंदी बना लिया। बाद में जयपाल को छोड़ दिया गया, परंतु वह इस दलित जीवन से मरना अधिक अच्छा समझा और उसने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर दी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है। इनकी राजधानी थी वाय हिंद, बेहिंद, उद्भांडपुर। शाहियों की जो राजधानी थी वो कहां थी? जो पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया हमारा, वहीं पर कहीं पर वाय हिंद, बेहिंद और उद्भांडपुर राजधानी हुआ करती थी। तो जो शाही वंश का जो जयपाल था उसने अग्नि में कूदकर आत्महत्या की। क्यों की? क्योंकि महमूद गजनवी से हार गया था। क्या हो गया था? हालांकि महमूद गजनवी ने उसको छोड़ा, लेकिन उसने इस जीवन को सही नहीं समझा। अगला आनंदपाल, 1001 से 1013 ईस्वी तक इसको बार बार महमूद गजनवी का सामना करना पड़ा, जिसने उसके प्रांत को कई बार लूट कर तहस नहस कर डाला। वर्ष 1008 से 1009 ईस्वी में आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, दिल्ली और अजमेर के हिंदू राजाओं के से
महमूद के विरुद्ध लड़ने के लिए सैनिक सहायता प्राप्त की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वर्ष 1013 से 14 में पुनः आनंदपाल ने प्रयत्न किया, किंतु पराजित हुआ। वर्ष 1000 उसके बाद उसका उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा। उसने वीरता पूर्वक महमूद गजनवी से युद्ध किया, पर वह भी पिता की तरह परास्त हुआ। भीमपाल इस वंश का अंतिम शासक था। उसके पश्चात शाही वंश समाप्त प्राय हो गया। इस प्रकार उत्तरी पश्चिमी भागों में हिंदू शाही वंश भारत का पहला हिंदू राज्य था। इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। क्या थी? वाय हिंद बे हिंद, मैंने कहा नहीं आपको, उद्भांडपुर पाकिस्तान में पंजाब वाला जो क्षेत्र है। यह ध्यान रखना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। जो हिंदू राजाओं के प्रयासों को क्या किया गया है, बिल्कुल चंद पंक्तियों में या कुछ पंक्तियों में ही सीमित कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि महमूद गजनवी ने इन्होंने लोहा नहीं लिया होगा, लेकिन बड़ी बुरी तरह से शब्दों के साथ छेड़छाड़ करते हुए क्या लिखा गया है, हार गया, अग्नि में कूद गया, ये हो गया, वो हो गया। और इनके प्रति जो है हमारा जो क्या मतलब भाव है, उसको बदलने का प्रयास किया गया है। आप खुद सोचो कि ये जो शत्रु था, ये लुटेरा था। क्या था? लुटेरा। लुटेरों के कोई नियम नहीं होते हैं, सेनाओं के अपने नियम होते हैं। आज भी आतंकवादियों का कोई नियम नहीं होता। किसके नियम होते हैं? सेना के नियम होते हैं। आतंकवादियों को सिर्फ मारना है सामने वालों को, उसमें चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, महिला हो। सेना को, सिविलियंस को बचाना पड़ता है। कुछ नियम होते हैं गोली चलाने के। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी क्या कर दिया। समझ में आ रहा है? यानी ज्यादा कठिन जो कार्य होता है वो डिफेंस का होता है बजाय कि अटैकर के। किसका? अरे भाई, आपकी समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो क्या है कि इन लोगों के प्रति जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक भाव आ रहा होगा, बताओ यार, उसने आग में कूद के, क्या नाम है, जयपाल ने आत्महत्या कर दी। सोचो ना, ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या किया गया होगा इसके साथ जो उसने आग में कूदकर आत्महत्या कर दी। लेकिन मैंने कहा, पराजित की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। कुछ तो पराजित हुए ये, और कुछ इतिहास लेखकों ने क्या कर दिया, इतना बुरी तरह से इन्हें इतना कम स्थान दिया कि इनके उसको क्या खत्म कर दिया, जिसे बोलते हैं क्या, इनका जो क्या था, अरे इतिहास नहीं, इनका जो प्रयास था उसको खत्म कर दिया। वैसे ही जैसे कंपटीशन में एक व्यक्ति ने तैयारी की, साल भर दिन और रात बैठा, 1 मिनट भी उसने बर्बाद नहीं किया, लेकिन वो क्योंकि फेल हो गया, समाज ने क्या कहा, ये फेल हो गया, कि इसके बस का था। फिर उसने फिर प्रयास किया, पूरा प्रयास किया ईमानदारी से, लेकिन नहीं हो पाया। फिर समाज ने क्या कहा, बेकार है कि। तीसरी बार उसने फिर प्रयास किया, फिर क्या कहा, प्रयासों की कभी भी क्या नहीं होती है, प्रशंसा नहीं होती है, हमेशा रिजल्ट की होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि येन केन प्रकारेण, क्या करना है, रिजल्ट देना है। कल को आप आने वाला समय, जो आने वाला समाज होगा, वो ये नहीं देखेगा आपने क्या प्रयास किए सर, कितने किए थे। आने वाला समय ये देखेगा कि रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। और रिजल्ट लेने के लिए क्या करना पड़ता है, चतुराई। क्या होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर पहले से ही उन चीजों की तैयारी होनी चाहिए, जैसे पेपर प्रैक्टिस। जैसे क्या, पेपर प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा। पता लगा खाली पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पेपर प्रैक्टिस करने की आदत ही नहीं है। और वहां युद्ध के मैदान में क्या हो गया, पता ही नहीं चला कि करना क्या है। समझ में आया? तो ट्रेनिंग में पसीना बहाओ, युद्ध के मैदान में खून बचाओ। इतना समझ में आ गया। शाही वंश समाप्त प्राय हो गया। मैंने कहा कौन था, भीमपाल इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? शाही वंश का। ठीक है। और इनकी राजधानी उद्भांडपुर थी। अब इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं सिंध राज्य तथा अरब आक्रमण। सिंध राज्य तथा अरब आक्रमण। अब जैसे ही आपकी सल्तनत आएगी और जैसे ही मुगल आएंगे, इनको बड़ा चढ़ाकर क्या दिखाया गया है, अजीमुशान शहनशाह। पिक्चरें भी, हमारा जो बॉलीवुड होता है, क्या होता है, बॉलीवुड जो है हमारा, वो पिक्चरों को भी इसी तरह से दिखाता है। अजीमुशान शहनशाह हाथी से लड़ते हैं। यार शर्म करो थोड़ा सा। आदमी हाथी से लड़ सकता है? आप लड़ सकते हो? हाथी जब भागता है, उसकी हवा से 4-5 लोग गिर जाते हैं अगल बगल। आप महिमा मंडन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सिंध राज्य तथा अरब आक्रमण। महमूद गजनवी लुटेरा था। इतिहासकार लिखते हैं कि अगर इसको पता चलता कि क्या काबुल में भी कहीं मिलना है, इतना धन मिलना है, उसको भी लूटता हो।
महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, सोमनाथ को लूटा। दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे यहाँ जो सोमनाथ में जो हमारे लोग थे, उन्हें ये रहा कि ईश्वर हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि वहां की जो मूर्ति थी उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट था और वो हवा में थी मूर्ति। तो ये एक बड़ा चमत्कार था। तो लोगों का बड़ा विश्वास था कि इस आक्रांता को क्या करेगा, क्या करेंगे, भगवान दंड देंगे। लेकिन भगवान दंड नहीं देते हैं। क्या नहीं करते हैं, नहीं समझे? एक वो कहावत है ना कि हम भगवान के भरोसे बैठे रहे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे हो। कर्म तो करना पड़ेगा ना, प्रतिकार तो करना पड़ेगा। तो जो बताया जाता कि छतों पर खड़े होकर जब महमूद गजनवी लूट रहा था, तो कुछ जो लोग थे वो हंस रहे थे कि अभी देखना भगवान आएंगे और क्या करेंगे, इसको दंडित करेंगे। वो लूट कर भी ले गए और जितने भी छत में खड़े हुए सबकी गर्दनें काट के भी चला गया, जो हंस रहे थे। समझ में आया? वहां पर आपको जवाब देना पड़ता है। कहां पर? जब कोई आक्रांता आपके देश पर आक्रमण कर रहा होता है तो उस समय हंसना नहीं है, उस समय सेना का माहौल नहीं उड़ाना है। जैसा कि अभी बीच में भी देखा होगा आपने, कुछ लोग मांग रहे थे, क्या सबूत मांग रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास कर रहे थे। ये नहीं करना है, सेना का मनोबल बढ़ाना है और खुद भी खड़े होना है उनके साथ, तब जाके देश की रक्षा होती है। समझ में आ गया? और कहीं पर भी अपने आप को कम नहीं समझना है। कई बार डिसीजन मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अभी देखा होगा आपने ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में अड़ा रहा हो अपने उस पर। हम अकेले हैं शुरू से युद्ध में, पैसा दे रहे होंगे तुम अलग बात है, लेकिन लड़ तो हम ही रहे हैं। नहीं आया समझ में? हो सकता है इसके बड़े बुरे इफेक्ट हो आने वाले समय में, लेकिन सामने वाले को भी ये बताना है कि भाई हम भी कम नहीं है, हम भी लड़ाके हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। सिंध राज्य तथा अरब आक्रमण। सिंध राज्य तथा पश्चिमी भारत में सिंध एक शक्तिशाली राज्य था। बिना सिंध के हिंद नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। बिना सिंध के, आज भले ही पाकिस्तान में है सिंध, लेकिन आज भी हम अपने राष्ट्रगान में गाते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध को नहीं हटाया गया है। क्यों नहीं हटाया गया है बताओ? किसी ने अपील की थी, किसी ने रिट डाली थी कि भाई सिंध क्यों है, ये तो पाकिस्तान में, हम क्यों गा रहे हैं सुबह सुबह, बच्चे क्यों गा रहे हैं हमारे पंजाब सिंध गुजरात मराठा? क्योंकि जब गदर हुई तो वहां से जो लोग यहाँ पर आए, रिफ्यूजीज जिनको कहा गया उस समय, उनकी भावनाओं का सम्मान कैसे होगा? तो सिंध भले ही उनके पास ना हो, लेकिन वो यहाँ पर रहते हैं, इस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो उनकी भावना का सम्मान करना पड़ेगा। और राष्ट्रगान से नहीं हटाया जाएगा किसको? सिंध को। हम उसको तब तक दोहराएंगे जब तक क्या नहीं हो जाता, अखंड भारत, है ना? चलो, पश्चिमी भारत में सिंध एक शक्तिशाली राज्य था। फारसी ग्रंथ चचनामा के अनुसार, ISI से थोड़ा बच के रहना भाई। चचनामा के अनुसार, चचनामा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई बार IAS में, कई बार PCS में क्वेश्चन बना है कि चचनामा की विषय वस्तु क्या है, तो अरबों की सिंध विजय का उल्लेख है। क्या है? अरबों की। तो चचनामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में सिंध राज्य पर राय वंश का शासन था, जिनकी राजधानी एलौर थी। कहां पर थी? एलौर थी। इस वंश के 6 राजाओं के नाम ज्ञात हैं। एक है राय दिवजी, एक है राय सिंह रस, एक है राय साहसी, एक है राय सिंह रस द्वितीय, एक है राय साहसी द्वितीय। राय साहसी द्वितीय। राय सिंह रस द्वितीय के काल में ईरान यानी पारसियों के शासक निमरूज ने सिंध पर आक्रमण करके राय सिंह रस द्वितीय की हत्या कर दी। पारसिकों के लौटने के बाद राय साहसी द्वितीय राजा बना, किंतु उसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री चाच ने करके राजगद्दी को अधिकृत कर लिया और सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना हो गई। सिंध में तो चाच के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? एक हुआ राजा दाहिर और दूसरा हुआ दाहरशीय। कौन हुआ? एक हुआ राजा दाहिर और दूसरा कौन हुआ? दाहरशीय। ऐसा भी लगता है कि वो डेरियस पढ़ा था हमने किसी जमाने में, दारा बहू, कुछ वैसा मिलता जुलता नाम दिख रहा मुझे, दाहिर और किसका? दाहरशीय। इसका मतलब वो परंपरा चली आ रही थी कि वीर राजाओं के नाम पर अपने बच्चों के नाम क्या रखे जाए। ठीक है? तो एक का नाम था दाहिर और एक का नाम था दाहरशीय। उत्तराधिकार युद्ध के बाद अंततः दाहिर समस्त सिंध का एक छत्र शासक बना। अरबों की सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत समय से उत्सुक थे। जो अरब थे वो सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत समय से उत्सुक थे, परंतु उनके प्रारंभिक प्रयास सफल नहीं हुए।
भारत तथा अरब के बीच वाणिज्यिक संपर्क अति प्राचीन काल से था, किंतु 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म को अंगीकार करने के उपरांत अरबों के दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन आया। अरबों के दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन आया। अब उनका उद्देश्य व्यापार वाणिज्य के साथ साथ धर्म प्रचार भी हो गया। व्यापार वाणिज्य के साथ साथ धर्म प्रचार भी हो गया। खलीफा उमर के समय में सिंध की ओर से अरबों का सर्वप्रथम अभियान 636 ईस्वी में हुआ, जिसका उद्देश्य मुंबई के पास स्थित थाना को जीतना था, किंतु यह अभियान असफल रहा। मैं बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कौन कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो जो खलीफा हैं उमर, खलीफा उमर के समय में सिंध की ओर अरबों का जो पहला अभियान हुआ वो 636 ईस्वी में हुआ, जिसका उद्देश्य मुंबई के पास स्थित थाना उसको जीतना था, किंतु यह अभियान क्या हो गया? असफल हो गया। कई असफल अभियानों के बाद 8वीं शताब्दी के आरंभ में खलीफा अल वाजिद के समय बसरा के सूबेदार, बसरा में बता दूं आपको ये इराक में पड़ता है। बसरा कहां पर? जहां पर दजला और फरात का संगम है। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात के अगल बगल मिलती है। दजला को यूफ्रेटस और फरात को टिग्रिस कहा जाता है आज। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस के जैसे हमारा प्रयागराज है गंगा यमुना का संगम, वैसे ही वहां पर यूफ्रेटस और टिग्रिस का जो संगम होता है। बसरा बहुत अच्छा शहर है, मतलब माना जाना शहर है। कहां का? इराक का। वहां का सूबेदार हाकिम अल हज्जाज ने 3 सेना नायकों को राजा दाहिर के विरुद्ध भेजा। इनमें प्रथम 2 सेना नायक उबैदुल्ला और बर्दुल, उबैदुल्ला और बुर्दुल को दाहिर ने परास्त करके मार डाला। क्या कर दिया? दाहिर ने परास्त करके मार डाला। तीसरा सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर सफल आक्रमण किया। राजा दाहिर परास्त हुआ और मारा गया। राजा दाहिर क्या हो गया? तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इसको ही माना जाता है वैसे, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि जीता, जिसने मतलब हराया सिंध के राजा को। ठीक है, अच्छा जी। मोहम्मद बिन कासिम 712 एना डोमिनी सिंध पर सफल आक्रमण किया। राजा दाहिर परास्त हुआ, मारा गया। सिंध और मुल्तान पर अरबों का अधिकार हो गया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम भारतवर्ष पर सफल आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता बन गया। पहला मुस्लिम। मोहम्मद बिन कासिम ने संपूर्ण सिंध पर शासन किया, किंतु अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने अरबों को परास्त करके उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। कश्मीर का राजा था ललितादित्य मुक्तापीड़, जिसने कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, अगर आज भी आप पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में खुदाई करेंगे, खोजेंगे, तो आपको कई मंदिर मिलेंगे। आपको वहां भव्य मंदिर, जैसे भारत में है बड़े बड़े मंदिर, वैसे पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पूछो मत, है ना, क्योंकि बुत सिकन है वो लोग। चलो, सिंध और मुल्तान पर, मुल्तान समझ गए? मुल्तानी मिट्टी, मुल्तान का सुल्तान सुने हैं, पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंध और मुल्तान पर अरबों का अधिकार हो गया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम भारतवर्ष पर सफल आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता बन गया। आगे मैंने बताया कि कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने अरबों को परास्त करके आगे उसका प्रसार रोक दिया। कालांतर में गुर्जर प्रतिहारों तथा बादामी के चालुक्य ने अरबों को परास्त किया। किसने? गुर्जर प्रतिहारों तथा बादामी के चालुक्य ने अरबों को परास्त किया। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अरबों पर सतत दबाव बनाए रखा और पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में अरबों को कभी भी बढ़ने नहीं दिया। अरबों को कभी भी बढ़ने नहीं दिया। अरब यात्री सुलेमान इसी कारण भोज प्रथम को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहता है। भोज प्रथम को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहता है। एक गजवाए हिंद एक कंसेप्ट सुना होगा आपने। सबसे बड़ी जो बाधा बनी इस्लाम के सामने वो क्या था? हिंदुस्तान। कौन था? और तत्कालीन हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी था और अफगानिस्तान का कुछ भाग भी था। ठीक है, तो वहां तक तो प्रसार हो गया। इस्लामिक स्टेट कौन है? पाकिस्तान है। इधर से बांग्लादेश बन गया। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? हिंदुस्तान और आपका धर्म। कौन? काफिर। कौन हो आप? काफिर हो।
अरब यात्री सुलेमान इसी कारण भोज प्रथम को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहता है। इतना समझ में आ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने मृत्युपरांत खलीफा हिशाम के समय में जुनैद को सिंध का गवर्नर बना दिया। उसने एक बार पुनः अरब सत्ता के विस्तार का प्रयास किया, किंतु उसकी सफलता स्थायी न रह सकी और 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध पर पुनः हिंदू राजाओं का अधिकार हो गया। किनका हो गया? हिंदू राजाओं का अधिकार हो गया। अरब आक्रमण का तत्कालीन कारण लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं द्वारा लूटना था। आरोप देखो ना क्या लगाया कि देवल के समुद्री डाकुओं ने अरब के जो जहाज हैं उनको लूट लिया। तो भाई राजा दाहिर से बोला गया कि तुम्हारे डाकुओं ने लूट लिया, कि दाहिर ने सही तो कहा कि डाकू मेरी प्रजा नहीं है, डाकू किसी की प्रजा नहीं होते हैं, डाकू मेरी प्रजा नहीं है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। किंतु एल श्रीवास्तव इस घटना को एक बहाना मात्र मानते हैं। उनके अनुसार आक्रमण के मूल में इस्लाम का प्रचार की भावना ही निहित थी, जिसकी आधुनिक इतिहासकारों ने अनदेखी कर दी है। आधुनिक इतिहासकार क्या करते हैं? खासकर वामपंथी इतिहासकार जो अनदेखी करते हैं, लेकिन एल श्रीवास्तव कहते हैं कि ये खाली बहाना था आक्रमण करने का। अरब आक्रमण के फलस्वरूप सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और सिंध के अनेक लोगों ने इस धर्म को ग्रहण कर लिया। पुनः अरब जो लोग थे उन्होंने भी भारतीय शासन पद्धति, ज्योतिष, गणित, औषधि और स्थापत्य आदि से प्रभावित हुए। मल, मनक, बाजीगर और सिंधवाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक बगदाद के दरबार में गए और प्रसिद्धि प्राप्त की। कौन कौन? मल, मनक, बजीगर और सिंधवाद। सिंधवाद की कहानियां सुनी होंगी आपने, सुनी है? सिंधवाद की कहानियां सुनना। तो बगदाद के दरबार में गए और प्रसिद्धि प्राप्त की। इस प्रकार बगदाद का अबू मशर नामक जो अरब ज्योतिषी था, उसने वाराणसी में 10 वर्षों तक रहकर ज्योतिष का अध्ययन किया। 10 वर्षों तक रहकर ज्योतिष का अध्ययन किया। अरबों के माध्यम से अनेक भारतीय सभ्यता के तत्व यूरोपीय देशों में पहुंचे। 8वीं 9वीं शताब्दी में यूरोप के निवासियों को भारत के विषय में जो भी जानकारी थी वह अधिकांशतः अरबों के भारतीय संपर्क का ही परिणाम थी। अरबों के भारतीय संपर्क का ही परिणाम थी। एक चीज ध्यान रखना, अरब जो देश है ना वो डेजर्टेड है पूरा। क्या है? रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में क्योंकि कुछ तो होता नहीं है भाई, भेड़ हो सकती हैं, झाड़ियां हो सकती हैं, ठीक है, तो वहां का जो भोजन है वो क्या है? मांस है। क्या है? मांस है। लेकिन क्या है कि अब जब ज्योग्राफी बहुत कठिन होती है तो वहां के लोग भी बड़े कठोर हो जाते हैं। अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। दिन भर रेगिस्तान में बैठ के भेड़ बकरियां तो चराएंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? व्यापार को अपना माध्यम बनाया। क्या बनाया? अब उनके देश में कुछ नहीं है, उनके देश में खजूर है, नमक भी बहुत गंदा वाला है, उनके देश में खजूर थे, चलो खजूर बेचे। खजूर के बहाने उन्होंने पता चला कि मध्य एशिया में घोड़े होते हैं, फिर उन्होंने पता की मांग और पूर्ति का नियम पर चलता है बाजार। उन्होंने देखा कि भारत तो बड़ा समृद्ध देश है, तो जितने भी घोड़े आते थे ना वो कौन लेके आते थे? अरब लेके आते थे। घोड़ों का व्यापार किसने किया? अरबों ने किया। कहां से लाए? मध्य एशिया से घोड़े लाए, उनका बधियाकरण किया और उनको कहां बेचा? भारत में बेचा। बधियाकरण क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि अगर बधियाकरण नहीं करेंगे तो यहीं पैदा होंगे फिर घोड़े। तो यहां पर कभी भी अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा नहीं हुए इस देश में। राजाओं को अरबों से क्या करने पड़े? समझौते करने पड़े कि भाई सारे घोड़े हमें बेचो। घोड़ों की बड़ी मांग थी पहले। आज जैसे डिफेंस डील होती हैं, आज प्रत्येक देश भारत की तरफ निगाहें लेकर बैठा है कि ये हमसे वेपन्स, जो डिफेंस वेपन्स होते हैं वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे तो हम अपने समृद्धि प्राप्त करेंगे। ऐसे ही उस जमाने में भारत की ओर अरब लोग ये देखते थे कि भाई कौन सा राजा ज्यादा घोड़े खरीद सकता है, तो उसके साथ क्या करते थे? समझौता करते थे। साथ में अरब लोग ये भी बोलते, जैसे दक्षिण भारत में जाते थे तो साथ में बोलते थे भाई हम जब यहाँ आएंगे तो हम अपनी वो कहाँ करेंगे, क्या बोलते हैं, इबादत कहाँ करेंगे। तो राजाओं से बोलते थे ठीक है हम घोड़े तो देंगे आपको, लेकिन हमें मस्जिद बनाने की भी क्या करो? अनुमति दो। तो कृष्णदेव राय के समय में भी सुना होगा आपने, जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं आगे चलकर मध्यकाल में, तो वहां पर आप देखते हैं कि राजाओं से मस्जिद बनाने की अनुमति देते हैं, और वो देते हैं, यहाँ के राजा देते हैं कि मस्जिद बनाओ। और दक्षिण भारत के जो मुस्लिम हैं वो बहुत पुराने हैं, आप सन देख रहे होंगे कब कब के हैं, इसीलिए उनकी संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं आया समझ में?
अगर मैं खाली 1921 की बात करूं, मोपला विद्रोह की, तो उसको छोड़कर कभी दंगे नहीं हुए दक्षिण भारत में। नहीं आया समझ में? क्योंकि संस्कृतियों में क्या नहीं है, अंतर नहीं है ज्यादा। ठीक है, कहां पर था मैं, कहां तक बताया मैंने आपको? अरब आक्रमण के फलस्वरूप सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ, ये बता दिया है। 10 वर्ष तक रहकर एक अबू मशर करके था, उसने वाराणसी में 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया, ये बता दिया। अरबों के माध्यम से अनेक भारतीय सभ्यता के तत्व यूरोपीय देशों तक पहुंचे। यूरोप वाले थोड़े जानते थे हमारे बारे में, यूरोप तो बिल्कुल जंगली थे, उन्होंने तो खाली सुना था। तभी तो आए फिर बाद में मसालों की खोज में। कहा? मसालों की खोज में आए। अगर आप मेरे से पूछें कि अमेरिका की खोज भी एक क्या है, एक कोइंसिडेंस है एक तरह से। वो चला था, जो कोलंबस था वो चला था भारत की खोज में, पहुंच कहां गया? अमेरिका पहुंच गया। उसे अरे ये तो नई दुनिया है यहाँ पे। अमेरिका भी क्या पहुंचा? वो क्यूबा पहुंचा दरअसल। कहां पहुंचा? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, क्यूबा। वहां से देखा उसने, भाई देखा जो भी है, उसने कहा ये तो नई दुनिया है। और वहां रहते थे कौन? उनको भी रेड इंडियंस कहा जाता है, जो वहां के मूल निवासी, अमेरिका के मूल निवासी जो हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। और जो फिर नेविगेटर गए बाद में, बहुत सारे गए। अमेरिको वेसुपुकी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा हुआ था। एक नेविगेटर था अमेरिको वेसुपुकी, जिसने ढंग से खोजा उसको। फिर होड़ मच गई इनमें, किसमें? फ्रांस में और इंग्लैंड में, कि हम कब्जा करेंगे, हम कब्जा करेंगे। तो लास्ट में कौन? इंग्लैंड क्या रहा? सफल रहा वहां पर कब्जा करने। समझ में आया? ये कब्जे वाली जमीन है सारी। अगर कोई ये बोले कि अमेरिका मेरा है, तो कोई वो नहीं है, कोई मतलब पत्र नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है उनकी, उन्हीं का है। चलो जी, कहां तक पहुंचे हम? अरबों के माध्यम से अनेक भारतीय सभ्यता के तत्व यूरोपीय देशों में पहुंचे। 8वीं 9वीं शताब्दी में यूरोप के निवासियों को भारत के विषय में जो भी जानकारी थी, वह अधिकांशतः अरबों के भारतीय संपर्क का ही परिणाम थी। मैंने कहा ये व्यापार करते थे तो इधर की बात उधर बताते थे, कि भाई एक देश है, भारत है, सोने की चिड़िया है, इतना सोना है वहां, इतनी समृद्धि है। समझ में आ गया? इसी प्रकार सूफी धर्म के अनेक सिद्धांतों पर भारतीय बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सूफी धर्म के अनेक सिद्धांतों पर भारतीय बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अरबों ने शून्य का ज्ञान एवं संख्याओं के चिन्ह भारत से ही प्राप्त किए। खलीफा मंसूर के समय भारत के ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य अरब ले जाकर भारतीयों से अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया। इसी प्रकार पंचतंत्र को भी अनुदित किया गया। अल जाफरी ने सूर्य सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अनेक अरब यात्री और भूगोलवेता भारत आए, जैसे सुलेमान, अल इदरिशी, अल मसूदी, अल बरूनी। ये सब कौन है? अरबी है। इतना समझ में आ गया? कुछ पॉइंट बता रहा हूं। भारत में सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का असफल आक्रमण कब हुआ था? तो 636 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई थाना पर हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई थाना। सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने की? तो चाच नामक व्यक्ति ने की थी। किसने? जिसके 2 बेटे थे, दाहिर और दाहर शिये। ठीक है, राजा दाहिर भी इसी का बेटा हुआ, चाच का। इसलिए बोलते हैं चाचनामा। क्या बोलते हैं किताब का नाम? चाचनामा। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा रोपित किया गया भूमि कर को क्या कहा गया? खराज। क्योंकि इस्लाम में 4 टैक्स हैं, मान्य टैक्स: जजिया, जकात, खराज और खम्स। जजिया होता है कि आप मुसलमान नहीं हो, आप काफिर हो, तो आपको पैसा देना पड़ेगा राजा को। किस चीज का? या तो इस्लाम कबूल हो, या फिर क्या करो? पैसा दो। उसको बोलते हैं जजिया। दूसरा हो गया जकात। जो मुसलमान बन गया उसको अपने 100 रुपए कमा, जब वो 100 रुपए कमाएगा तो 2.5 रुपए जकात देगा राजा को। उस जकात से मस्जिदें बनेंगी, उस जकात से मकतब बनेंगे, मदरसे बनेंगे। यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला 2.5% का कर मुसलमानों की ही भलाई पर खर्च किया जाएगा। अगला होता है खराज, जिसको बोलते हैं लैंड टैक्स। क्योंकि जमीन जो है वो अब मुस्लिम राजा की हो गई, तो उसका क्या देना पड़ेगा? आपको खराज देना पड़ेगा। और खुम्स जो है, जब मुस्लिम आपके यहाँ आक्रमण करेगा राजा, तो जो भी लूटेगा, लूटपाट तो अरबों के उसमें थी भाई। जो मैंने कहा नहीं, जहां का भूगोल क्या होगा? रेत होगी। जब जहां कुछ है ही नहीं और उसको अगर अनाज के भंडार दिख गए तो क्या करेगा वो? लूटपाट करेगा। सोना दिखेगा उसे तो क्या करेगा? लूटपाट करेगा।
तो उसमें से यह है कि 20% राजा रखेगा, 80% सैनिकों में बटेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा किया था, 80% खुद रखे, 20% क्या किए, सैनिकों में बांटे। खुम्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, खुम्स, या युद्ध में लूटा गया भाग। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और मुस्लिम राजा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्ब बोलते हैं किसको, काफिरों के देश को। काफिर मतलब नॉन मुस्लिम, तो काफिरों के देश को इस्लाम के देश में परिवर्तित करना मुस्लिम राजा का प्रथम कर्तव्य बताया गया है इस्लाम में। इतना समझ में आ गया, ठीक। तो ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने की थी, चाच संज्ञा किसी व्यक्ति ने की थी। अगला जो मैंने बताया आपको कि सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा रोपित किया गया भूमि कर, उसको क्या कहते थे, खराज कहते थे। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर सिंध विजय के बाद अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो इस देश ने पहली बार जजिया जो देखा, नॉन मुस्लिमों पर लगने वाला कर, वो कब देखा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, आक्रमण किया। और एक चीज ध्यान रखना कि जब इसने सिंध को जीता होगा ना, और मुल्तान को जीता होगा जब, तो वहां पर रहने वाले हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया गया, ये किताब नहीं बताती, इतिहास नहीं बताता है। उनको क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है यार। एक राजा जयपाल, जैसे हम बोल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जयपाल ने अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर दी, यानी ऐसा क्या किया होगा उसके सामने, ऐसा क्या किया होगा, यानी इतना उसको मेंटली क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया गया कि वो आग में कूदकर क्या हो गया। खाली इतना बोल दिया कि जी इस दलित जीवन से मरना अधिक अच्छा समझा उसने। यार मरना कब समझता है आदमी अच्छा, जब उसके साथ अति हो जाती है ना। तो आनंद पाल ने की क्या, अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर दी। तो ये इन घटनाओं का उल्लेख इतिहास नहीं करता। कायदे से इतिहास को यह भी बताना चाहिए कि मुल्तान और सिंध के व्यक्तियों के साथ क्या, कितने लोग मारे, कितने लोगों को के साथ गलत व्यवहार किया, क्या हुआ था, तब जाके असली इतिहास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चचनामा यानी फतेहनामा, चचनामा यानी फतेहनामा ऐसी ऐतिहासिक रचना है जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है। इसमें अरबों के सिंध विजय, शासन प्रबंध और उनके द्वारा किए गए मुल्तान विजय की जानकारी क्या मिलती है, मुल्तान विजय की जानकारी मिलती है। अरबों ने मुल्तान को 713 ईस्वी में विजित किया और उनको वहां से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त हुआ। कारण स्वरूप मुल्तान को स्वर्ण नगरी की संज्ञा प्रदान की गई। क्या की गई, स्वर्ण नगरी की संज्ञा प्रदान की गई। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा बंगाल के पाल सेन वंश का इतिहास।